दोस्तों, आपके अपने एग्जाम क्रैकर्स आर चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको यहाँ से आने वाले क्वेश्चनों को परीक्षाओं में आसानी से हल करने हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति का बिगुल कैसे बजा और कैसे इस क्रांति ने इतना बड़ा रूप ले लिया। कोई भी क्रांति होने से पहले लोगों में कई सालों पहले से एक गुस्से का उबाल आता है और एक तात्कालिक कारण कोई होता है जिसे हम कह सकते हैं कि कोई एक बहाना चाहिए होता है लोगों को अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए, तो उसे हम लोग तात्कालिक कारण बोलते हैं। गुस्सा तो बहुत वजहों से था, परंतु एक छोटा सा कारण चाहिए होता है ताकि लोग अपना गुस्सा जाहिर कर सके। तो तात्कालिक कारण जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे भारतीयों में गुस्सा अंग्रेजों के प्रति बढ़ता गया और इस क्रांति का कारण बढ़ा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1857 की क्रांति का मुख्य कारण। तो उसमें यदि हम सबसे पहले कारण की बात करें तो आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने जो भारत के उद्योग है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कच्चे माल को वो ब्रिटेन लेके चले जाते थे और वहाँ से पक्का माल बना के ला के भारत में महंगे दामों पे बेचते थे, जिस प्रकार भारत के पूरे उद्योग धंधे नष्ट हो गए क्योंकि कच्चे माल को पूरी तरह से वो यहाँ से निर्यात कर लेते थे। तो 1804 के एक भी इसका एक कारण रहा जिसमें अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया और भारतीयों को वो बहुत ही कम मजदूरी देते थे, जिससे मजदूरों में भी उनके प्रति इनके नीति के प्रति नाराजगी बढ़ती गई। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के आर्थिक नीति पे काफी चोट पहुंचाया और एक तरह से भारत को लूटने का काम किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं राजनैतिक कारण। तो राजनैतिक कारण में हम लोग जानते हैं कि वेलेजली 1798 से 1805 तक था, तो उसने सहायक संधि लाई थी जिसके जरिए राजाओं के अपने सेना रखते थे, वहां पे गुप्तचर के रूप में अंग्रेजों का कार्य करते थे और उनके अंदरूनी मामलों के खबर को अंग्रेजों के पास पहुंचाते थे। फिर आगे चल के हड़प नीति आई। हड़प नीति हम लोग जानते हैं कि डलहौजी जो हड़प नीति के जरिए सभी साम्राज्य को राजाओं के एक तरह से साम्राज्य के साथ साथ सम्मान को भी कुचलने का काम किया था और इसने तरह तरह के बहाने बना के उनको किसी पे कुशासन का आरोप लगा के, किसी पे कुछ का आरोप लगा के उनके शासन व्यवस्था को अपने अंदर ले लिया, हड़प लिया, जिसको हम लोग हड़प नीति कहते हैं, अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और एक और इसका नाम है बैकवर्ड सिद्धांत जो परीक्षाओं में पूछ देता है। तो हम देख सकते हैं कि सहायक संधि, हड़प नीति और पुत्र विहीन जो संपत्ति रहता था, जिस राजा के पुत्र नहीं रहते थे तो उसे गोद लेने का अधिकार भी इसने समाप्त कर दिया और कहा कि यदि पुत्र नहीं हुआ तो वो संपत्ति अब सेना की संपत्ति हो जाएगी, उस पर अब राजा का संपत्ति का अधिकार नहीं रह जाएगा। गोद लेने वाले पुत्र गोद के रूप जो पुत्र प्राप्त हुआ है वो अब संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। उसके बाद प्रशासनिक कारण में अंग्रेजों ने भारत में इतना भ्रष्टाचार फैला दिया था कि लोग त्रस्त हो चुके थे। तो हम देख सकते हैं कि कैसे आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और प्रशासनिक कारण। आर्थिक कारण में मजदूरों में और व्यापारियों में गुस्सा आया। उसके बाद राजनीतिक कारण में वहाँ जो लोकल छोटे छोटे राजा थे उनके संपत्तियों पे इन्होंने गिद्ध की निगाह डाली तो ये भी नाराज हुए। और प्रशासनिक कारण, जब भ्रष्टाचार होगा तो पूरी जनता नाराज होगी। और उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक धार्मिक कारण। हम देखते हैं कि तरह तरह के धर्म जो माने जाते थे उस समय, अलग अलग धर्मों में, उस पर भी अंग्रेजों ने चोट करना शुरू किया। जैसे विधवा पुनर्विवाह, नरबलि प्रथा पे रोक, शिशु बलि पे रोक और बाल विवाह पे रोक। इस तरह के तरह के जो उस समय के कानून थे, इस पे भी अंग्रेजों ने अपना
चोट किया, इनको बैन किया, जिससे उस समय के रूढ़िवादी लोग थे जो इस चीज को नहीं स्वीकारना चाहते थे, वो भी अंग्रेजों से नाराज हो गए। उसके बाद सैनिकों के बीच असंतोष फैला। सैनिकों के बीच असंतोष इसलिए फैला क्योंकि उस समय मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी में हम जानते हैं कि सेना 3 भागों में बटी हुई थी, मद्रास, बम्बई, बंगाल। तो मद्रास और बम्बई के क्षेत्र में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था सेना में, सभी वर्गों में। और बंगाल में अधिक के रूप में ब्राह्मण और राजपूत सैनिक थे जो बंगाल में ज़्यादा थे, परंतु बंगाल में भी परिवर्तन हुआ और बम्बई और मद्रास का कानून बंगाल में भी धीरे धीरे अंग्रेजों ने लगाना चाहा। उन्होंने जातिगत चिन्हों, शब्दों पे रोक लगाना शुरू किया, जिससे बंगाल में ब्राह्मण और राजपूत सैनिकों की अधिकता होने के कारण बहुत ही ज़्यादा अंग्रेजों के प्रति इनकी नाराजगी बढ़ गई। जब ये क्रांति नहीं हुई थी, उस समय 5 भारतीय सैनिक पे 1 अंग्रेज सैनिक हुआ करता था क्रांति से पहले। और नाराजगी की बात करें तो हम देख सकते हैं कि मद्रास, बंबई में सभी का प्रतिनिधित्व था, परंतु बंगाल में ऐसा नहीं था और उन्होंने जातीय मामलों में दखल अंदाजी देना शुरू किया अंग्रेजों ने, और वहां से ब्राह्मण और राजपूत सैनिकों में नाराजगी बढ़ती गई। और ये तो था कि इतना विभिन्न प्रकार के लोगों की नाराजगी थी। एक प्रकार से कह सकते हैं कि सभी वर्ग जो है वो अंग्रेजों से नाराज हो चुका था, इनकी नीतियों से त्रस्त आ चुका था। अब उन्हें एक बहाना चाहिए था इनसे अब आमना सामना करने के लिए। तो वो बहाना मिला कैसे, या कह सकते हैं कि एक छोटी सी बात इतना आग की तरह फैल गई। तो कलकत्ता, बंगाल, जो कि बंगाल का क्षेत्र था, वहाँ पे एक अफवाह फैल गई कि अंग्रेजों ने जो उस समय बंदूक प्रयोग की जाती थी, बेस फील्ड राइफल की जगह इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया, जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी रहेगी, उसका प्रयोग किया जाएगा। और इसलिए वहाँ पे जो मुस्लिम और हिंदू सैनिक थे, जो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर जो कि मुसलमान उसको अपवित्र मानते हैं और उसको मुंह से खींचना होता था, इस पे वो काफ़ी नाराज हुए। और ये नाराजगी सबसे पहले अगर ये अफवाह की बात करें तो दमदम से होते हुए बहरामपुर से होते हुए बैरकपुर छावनी पहुंचा। और बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री में मंगल पांडे ने इस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। हम याद रखेंगे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। अक्सर ये पूछता है कि मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, तो हम लोग याद रखेंगे 34वीं। तो इस प्रकार इन्होंने जब मना कर दिया तो अंग्रेजों से इनका विवाद हुआ और इन्होंने 2 अंग्रेजों को मार गिराया। अंग्रेज अधिकारी बाग और ह्यूसन को इन्होंने गोली मार दी। किसने? मंगल पांडे ने। बलिया के रहने वाले थे। और बाग और ह्यूसन को, जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनको गोली मार दिया। इनका नाम याद रखेंगे कि मंगल पांडे कहाँ से संबंधित है? बलिया जिले से। और किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? तो 34वीं। और किन अधिकारियों को मारा? तो बाग और ह्यूसन को मारा। जब मंगल पांडे ने इन 2 अधिकारियों को मार दिया तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो ये तात्कालिक कारण था कि लोगों में नाराजगी पहले से व्याप्त थी, बस उनको एक बहाना चाहिए था कि कैसे अंग्रेजों से आमना सामना हो। और इस चर्बी वाले कारतूस का अफवाह तो इनमें आग की तरह फैला और इस प्रकार यहाँ से इस क्रांति का आगाज हुआ। जब 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तो सेना में सभी सैनिकों में विद्रोह व्याप्त हो गया। उन्होंने एक प्लानिंग किया
कि 30 मई 1857 ईस्वी को क्रांति को पूरे देश में फैला दिया जाएगा। 30 मई 1857 ये निर्धारित तिथि थी, हम याद रखेंगे, परंतु ऐसा हो नहीं सका। मेरठ की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने 10 मई 1857 ईस्वी को ही क्रांति का बिगुल फूंक दिया। हम याद रखेंगे निर्धारित कब किया गया था, 30 मई 1857 ईस्वी को, कि इस दिन हम लोग क्रांति करेंगे। तब तक हम लोगों को कमल और चपाती, इस जो कि क्रांति का निशान था, उसके जरिए लोग मैसेज भेजते थे, कमल और चपाती। तो इस क्रांति का निशान हम लोग याद रखेंगे, कमल और चपाती। लेकिन इस क्रांति जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि असफल हो गई, तो इसकी असफलता में मुख्य कारण था कि अभी प्लानिंग करने का टाइम इनके पास उतना नहीं मिल पाया। 10 मई 1857 ईस्वी को आनन फानन में क्रांति हो गई और अंग्रेजों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो गई, क्योंकि ये क्रांति का एक तरह से विद्रोह करने के लिए काफी तैयारियां करने होती हैं, हथियार इकट्ठा करना पड़ता है, जगह जगह पे एक लीडर बनाना पड़ता है कि वो प्रतिनिधित्व करे क्रांति का। तो ये सही से कार्य नहीं हो पाया और मेरठ हम याद रखेंगे, यहाँ पे छूट गया है, मेरठ नेटिव 20वीं नेटिव, मेरठ के 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने 10 मई 1857 को क्रांति का बिगुल फूंक दिया और 11 तारीख को मेरठ का जो सैन्य अड्डा था उसको लूट के, वहां का गोला बारूद लूट करके दिल्ली पे ढाबा बोल दिया और 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पे कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर द्वितीय को जबरदस्ती, वो काफी बुजुर्ग हो चुका था, जबरदस्ती उसको अपना लीडर घोषित कर दिया कि हम ये क्रांति आपके नेतृत्व में करेंगे। किसके नेतृत्व में करेंगे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। परंतु वो सिर्फ कह सकते हैं कि एक तरह से घोषित थे और उसका कार्यकाल, बहादुर शाह जफर का कार्य जो कि एक नेता के, एक लीडर के रूप में करना, वो बख्त खां ने किया, जो उसके अधीन एक सेनापति थे बख्त खां, जिनका संबंध बरेली से था। तो बख्त खां ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। जैसे औपचारिक रूप से कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, परंतु इसका नेतृत्व किसने किया? बख्त खां ने किया। और कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कि 1857 में ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टर्न थे। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ये चीज लॉर्ड कैनिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोगों को याद होगा कि महारानी का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था और ये आखिरी भारत का गवर्नर जनरल हुआ और प्रथम भारत का वायसराय हुआ। और इस क्रांति के बाद अंग्रेजों ने वादा किया कि अब हम किसी के साम्राज्य को नहीं हड़पेंगे और अब ब्रिटिश ताज के तहत भारत शासित होगा और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ये हम लॉर्ड कैनिंग का जब कार्यकाल पढ़ रहे थे तो इलाहाबाद का घोषणा पत्र, वहां पे हम लोगों ने इस बात की चर्चा किया। तो इतना चीज हम याद रखेंगे। जो अलग से तथ्य है, जो इससे लिंक क्वेश्चन है, वहां से पूछ देता है कि तो जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टर्न थे और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। तो इतना चीज हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि जब क्रांति का बिगुल बज गया तो कहाँ से किसने नेतृत्व किया और कौन सा अंग्रेज उस क्रांति को दबाया। इस चीज को पढ़ते हुए हम निष्कर्ष के यहाँ पहुंचेंगे। सफलता असफलता की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किसने इसको क्रांति कहा, किसने इसको विद्रोह कहा, किसने इसको सैनिक विद्रोह कहा। तरह तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तो हम लोग पूरा एकदम एक एक बात कवर करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस जगह से किसने नेतृत्व किया था और किसने दमन किया था और रिजल्ट क्या इसका निकला। तो दिल्ली की बात करें तो जैसा कि हमने पीछे अभी पढ़ा है कि दिल्ली से नेतृत्व करता जबरदस्ती बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर को बना दिया गया था और यहाँ पे दिल्ली को कब्जे में वापस लेने वाले थे, दमन करने वाले थे, वहाँ की क्रांति को, वहाँ के विद्रोह को
हडसन और निकलसन। याद रखेंगे, परीक्षाओं में बार बार पूछता रहता है कि नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह द्वितीय ने। दमन किसने किया था, हडसन और निकलसन ने। और बहादुर शाह की वाइफ ने मुखबिरी कर दिया था। और इसके बाद बहादुर शाह और उसके पत्नी को गिरफ्तार करके रंगून में भेज दिया गया और 1862 ईस्वी में वहीं पे मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बख्त खां, तो अभी हमने पढ़ा कि बहादुर शाह द्वितीय को जबरदस्ती नेतृत्वकर्ता नियुक्त किया गया था। वो संचालन करने के पक्ष में नहीं था और न ही सक्षम था, बुजुर्ग हो चुका था, परंतु उसको नेतृत्व किया बख्त खां ने। किसने नेतृत्व किया, बख्त खां ने नेतृत्व किया। और ये बुजुर्ग होने की वजह से इसका सेनापति बख्त खां ने संचालन किया क्रांति का। उसके बाद लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया युद्ध का। और कैंपबेल जो कि दमन करता था, लखनऊ से किसने दमन किया क्रांति को, तो कैंपबेल ने। और बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। ऐसा कहा जाता है कि ये क्रांतिकारियों का हौसला बढ़ाने के लिए हाथी पे बैठ के आती थी और उनका हौसला बढ़ाती थी। बाद में ये पकड़ी न जाए अंग्रेजों से, इस वजह से ये नेपाल चली गई। और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया और दमन किया कैंपबेल ने। और कानपुर से बात करें तो कानपुर से नाना साहब, जिनका वास्तविक नाम धोधू पंत था, इन्होंने नेतृत्व किया, जिनका साथ दिया तात्या टोपे ने। और इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब जो कि बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। आप लोगों को याद होगा, जब हम लोग मराठा साम्राज्य पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये गोद लिए हुए पुत्र थे बाजीराव द्वितीय के, नाना साहब। और जब हड़प नीति आई और इन्होंने मानने से दत्तक पुत्र का इनकार कर दिया तो इनको पेंशन कानपुर भेज दिया गया था। तो नाना साहब ने कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किया और कानपुर का भी दमन करता कैंपबेल था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लखनऊ और कानपुर दोनों का दमन करने वाला कैंपबेल था। आसपास ये लखनऊ और कानपुर। और नाना साहब कौन थे, तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और इनका साथ दिया था तात्या टोपे ने। नाना साहब जब पकड़े गए तो यहाँ पे तात्या टोपे भाग के ग्वालियर चले गए, जहाँ पे मान सिंह के विश्वासघात पर ये पकड़े गए और इनको फांसी दे दिया गया। मान सिंह के विश्वासघात पे तात्या टोपे किसके विश्वासघात पे पकड़े गए थे, तो मान सिंह, और इनको फांसी दे दिया गया। और झांसी की बात करें तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। तो झांसी से नेतृत्व की थी रानी लक्ष्मीबाई और वहाँ का दमन करता था सर ह्यूरोज। लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मनुबाई था, जिनका शादी गंगा राव से हुआ था और उनकी एक युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। और इनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। तो बात करें नेतृत्व किसने किया था झांसी से, तो लक्ष्मीबाई। और दमन किसने किया था, तो ह्यूरोज ने किया था। और लक्ष्मीबाई के हस्बैंड का नाम क्या था, पति का नाम क्या था, तो गंगाराव की विधवा थी। और दत्तक पुत्र दामोदर राव, हम लोग देखते हैं कि कैसे वो पीठ के पीछे बांध के बच्चे को युद्ध करते हुए किताबों में बचपन में दिखाया गया था, जो काफ़ी साहसिक थे। इनका बाद में, इनके मृत्यु के बाद ह्यूरोज ने इनके काफ़ी तारीफ किया था कि लाखों मर्द में, जैसे लाखों सोए हुए लोग में एक अकेली मर्द हैं। इनके बारे में काफ़ी इनकी बहादुरी का चर्चा किया था कि भारत की सोई हुई महिला कभी भी ताकत के साथ उठ सकती है और सामना करने के लिए तैयार है। तो बिहार के यदि जगदीशपुर की बात करें, बिहार के यदि हम जगदीशपुर की बात करें तो जगदीशपुर से बिहार के बाबू कुंवर सिंह थे और पटना से थे पीर अली। तो जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया, कुंवर सिंह ने। पटना से किसने किया, पीर अली ने किया। और दमन करता बिहार का कौन था, विलियम टेलर। याद रखेंगे विलियम टेलर ने दमन किया। और
सर्वाधिक विजय दर्ज किया था बाबू कुंवर सिंह ने। इन्होंने अंग्रेजों को आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तक हरा दिया था। इसलिए कहा जाता है कि उस क्रांति में सबसे ज्यादा विजय प्राप्त करने का श्रेय किसी को जाता है तो बाबू कुंवर सिंह को जाता है। ये युद्ध के दौरान इनके हाथ में गोली लग गई और इन्होंने अपने हाथ को काट दिया और ज्यादा रक्तस्राव की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो बाबू कुंवर सिंह कहाँ से? जगदीशपुर से। और पीर अली थे पटना से। और दमनकर्ता कौन था? विलियम टेलर। और सर्वाधिक विजय किसने प्राप्त की? बाबू कुंवर सिंह ने। अब यदि हम इलाहाबाद से देखें तो इलाहाबाद से नेतृत्व किया था लियाकत अली ने और इलाहाबाद का दमन करता था जनरल नील। इलाहाबाद का नेतृत्व करता की यदि हम बात करेंगे तो लियाकत अली, दमनकर्ता की बात करेंगे तो जनरल नील। अब फिर बरेली के पास आते हैं तो खान बहादुर खान बरेली से नेतृत्व किए थे और कैंपबेल इसका दमन करता था। बरेली भी हम देखेंगे तो लखनऊ और कानपुर के बाद पड़ता है, तो हम कह सकते हैं सब आसपास के इलाके हैं जिसका दमन करने का श्रेय कैंपबेल को जाता है। और कुछ छोटे छोटे जगह हैं जैसे कि गोरखपुर से गजाधर सिंह ने किया था, मथुरा से देवी सिंह ने किया था और राजस्थान से जयदयाल हरदयाल ने किया था। जो कोटा वाला इलाका है उधर ज्यादा राजस्थान के अंदरूनी भाग में ये क्रांति नहीं फैली थी। ये क्रांति उत्तर भारत तक ही सिमट के रह गई, न महाराष्ट्र तक पहुंच पाई, न गुजरात तक ऊपर के हिस्से में, दक्षिण भारत में तो एकदम थी ही नहीं। तो इस प्रकार गोरखपुर से गजाधर सिंह, मथुरा से देवी सिंह और राजस्थान से जयदयाल और हरदयाल, राजस्थान के जो अभी उत्तर भारत के शुरुआती इलाके हैं वहाँ की हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य है, इसको हम लोग याद रखें। अब इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना काफी तथ्य हो गए, आप लोग इसको रिवीजन कर लेंगे। इसके आगे हम लोग कल देखेंगे कि असफलता के कारण क्या थे और क्या इसके निष्कर्ष रहे और अंग्रेजों की आगे की रणनीति क्या रही और इस विद्रोह क्रांति को किसने क्या क्या कहा, ये हम कल कवर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।